बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ एवं अन्य AIR 1984 SC 802। सर्वोच्च न्यायालय ने बाल श्रम समाप्त करने के निर्देश दिए। इन आदेशों के परिणाम स्वरूप अंततः बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 लागू हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस है, इसको पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। दूसरा है MC मेहता एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य AIR 1987 SC 1086। यह जनहित याचिका दिल्ली स्थित श्रीराम फूड एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड परिसर में ओलियम गैस रिसाव के बाद दायर की गई थी। न्यायालय ने पूर्ण दायित्व की अवधारणा निर्धारित की है। तीसरा है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन एवं AIR 1978 SC 1675। मामला कैदियों के अधिकारों से संबंधित सुधारों से संबंधित था। किसी कैदी के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों का पूर्ण रूप से हनन नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यातना से सुरक्षा के अधिकार और शीघ्र मृत्युदंड के अधिकार पर भी विचार किया। इम्पॉर्टेंट ये सब केसेस हैं। चौथा है हुसैनारा खातून एवं अन्य बनाम गृह सचिव बिहार राज्य पटना AIR 1979 SC 1369। गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सेवाएं किसी भी उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया का एक अनिवार्य तत्व है। एक कैदी को अदालती प्रक्रिया के माध्यम से अपनी मुक्ति प्राप्त करनी होती है और इस प्रकार उसे कानूनी सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट केसेस हैं आपके AIB एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्किप करके वीडियो मत देखा कीजिए, नॉलेजेबल वीडियो होती है आपके लिए। अब हम पांचवा है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 1982 3 SCC 235। अनुच्छेद 23 का दायरा व्यापक और सीमित है और यह मानव तस्करी और भिक्षावृत्ति एवं अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर प्रहार करता है, चाहे वे कहीं भी पाए जाएं। इसलिए बल शब्द में न केवल शारीरिक या वैधानिक बल्कि आर्थिक परिस्थितियों की विवशता से उत्पन्न बल भी शामिल होना चाहिए, जो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ता और उसे श्रम या सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य करता है, भले ही उसके लिए प्राप्त पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी से कम हो। छठवां है शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1983 SC 378। अनुच्छेद 21 में जीवन शब्द जेलों में कैदियों की जीवन स्थितियों को संदर्भित करता है। कैदी उचित प्रतिबंधों के अधीन अनुच्छेद में प्रदत्त गारंटियों का लाभ पाने के भी हकदार हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। सातवां है डॉक्टर उपेंद्र बख्शी प्रथम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 1983 2 SCC 308। आगरा महिला संरक्षण गृह में व्याप्त अमानवीय परिस्थितियों से संबंधित मामला। न्यायालय ने कई दिनों तक याचिका पर सुनवाई की और महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिनके माध्यम से गृह में रहने वालों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ। आठवां है श्री सच्चिदानंद पांडे एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य 1987 2 SCC 295। राज्य या सार्वजनिक स्वामित्व वाली संपत्ति का निपटान कार्यपालिका के पूर्ण विवेक पर नहीं किया जाना चाहिए। जनहित जैसे कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। जब भी पारिस्थितिकी संबंधी कोई समस्या न्यायालय के समक्ष लाई जाती है तो न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51AG को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है। नवा है खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1963 SC 1295। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वह है जो अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हटाने के बाद अवशेष है। अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार की गारंटी नहीं है। दसवां है ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम AIR 1986 SC 180। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीवन यापन के साधन यानी आजीविका के बिना नहीं रह सकता। यह रेहड़ी पटरी वालों का मामला है, जो रोड पे रेहड़ी पटरी लगाते हैं, उनका ये मामला उजागर हुआ था। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। उसके बाद है 11वां सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी बनाम असम राज्य एवं अन्य 1995 3 SCC 743। सार्वजनिक रूप से हथकड़ी लगाना
और जंजीर से बांधना जेल के भीतर और बाहर मानवीय गरिमा के उल्लंघन के रूप में निषिद्ध होगा। ये 11वां आपका इम्पोर्टेंट केस है। उसके बाद 12वां है MC मेहता बनाम भारत संघ 1997 टू SEC 353 ताज ट्रेपोजियम मामला से अगर क्वेश्चन बने तो आपका ये MC मेहता बनाम भारत संघ है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ताज के 20 किलोमीटर के दायरे में और ताज ट्रेपोजियम क्षेत्र में स्थित सभी ईंट भट्टों को बिना शर्त बंद करने का आदेश दिया। इस मामले में राष्ट्रीय धरोहर को शामिल करते हुए पर्यावरण की अवधारणा का भी विस्तार किया गया और अनुच्छेद 32 के तहत इसके दायरे का भी विस्तार किया गया, क्योंकि इसमें कहा गया था कि विदेशियों को भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर का आनंद लेने का अधिकार है और इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। 13वां है DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 एक SEC 416 सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी करते समय पालन किए जाने हेतु आवश्यक विशिष्ट दिशा निर्देश निर्धारित किए। उसके बाद 14वां है अविनाश मेहरोत्रा बनाम भारत संघ एवं अन्य 2009 6 SEC 398 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार की व्याख्या स्कूलों में सुरक्षित वातावरण के प्रावधान के अधिकार के रूप में की तथा स्कूलों पर कुछ अग्नि सुरक्षा सावधानियों का पालन करने का दायित्व लगाया, जिनका विवरण निर्णय में दिया गया था। 15वां है विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य 1997 6 SEC 241 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यायालय की कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश और मानदंड निर्धारित किए। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 लागू हुआ। 16वां है सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य AIR 1991 SC 420 अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वच्छ व पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। 17वां है MC मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य 1988 एक SEC 471 गंगा जल प्रदूषण मामला है। ये जल अधिनियम के तहत पर्याप्त प्रावधानों के बावजूद कानपुर महापालिका ने प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए उसे निर्देश जारी किए। गंगा किनारे रहने वाले लोगों के अधिकारों की प्रदूषण से रक्षा की जानी चाहिए। 18वां है वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ एवं अन्य AIR 1996 SC 2715 न्यायालय ने स्टॉकहोम घोषणा पत्र और रियो घोषणा पत्र में प्रतिपादित सतत विकास की अवधारणा पर चर्चा की। कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून का एक हिस्सा है। विकास और पारिस्थितिकी चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही यह भी निर्णय दिया कि प्रदूषक भुगतान करता है और एहतियाती सिद्धांत देश के कानून का हिस्सा हैं। 19वां है ध्वनि प्रदूषण के संबंध में AIR 2005 SC 3196 ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। विनीत नारायण एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य AIR 1998 SC 889 यह मामला भारत में हवाला कांड से संबंधित है, जिसमें संदिग्ध आतंकवादियों से जुड़े एक वित्तीय स्रोत से कई उच्च पदस्थ भारतीय राजनेताओं और नौकरशाहों को संभावित रिश्वत भुगतान का खुलासा हुआ था। न्यायालय ने CBI की स्वतंत्रता और स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए और आदेश दिया कि CBI को केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के पर्यवेक्षण में रखा जाए, जो एक स्वतंत्र सरकारी एजेंसी है और जिसे कार्यपालिका के नियंत्रण या हस्तक्षेप से मुक्त रखने का इरादा है। 21वां है सेंटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ एवं अन्य AIR 2003 SC 3277 यह जनहित याचिका जनवरी 2008 में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2G सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस रेडियो स्पेक्ट्रम के गलत आवंटन के कारण उत्पन्न हुई थी। निजी प्रतिवादियों को दिए गए लाइसेंस और बाद में लाइसेंसधारियों को स्पेक्ट्रम के आवंटन को अवैध घोषित कर रद्द कर दिया गया। ट्राई की नई सिफारिशों के आधार पर 2G सेवाओं के लिए नए लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन के निर्देश जारी किए गए। 22वां है भारतीय पर्यावरण कानूनी कार्रवाई परिषद बनाम भारत संघ एवं अन्य 1996 5 SCC 281 बिछड़ी मामला। बिछड़ी गांव के निवासियों की ओर से एक गैर सरकारी संगठन द्वारा विषाक्त अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले रासायनिक औद्योगिक संयंत्रों के विरुद्ध दायर मामला
सरकार ने अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत हस्तक्षेप करना सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है। न्यायालय ने औद्योगिक संयंत्रों पर कठोर और पूर्ण दायित्व लगाया और अन्य निर्देश जारी किए। 23वां है मध्य प्रदेश राज्य बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन 2011 7 SCC 639। यह जनहित याचिका सरदार सरोवर बांध के निर्माण के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास से संबंधित थी। न्यायालय ने प्रत्येक पक्षकार राज्य में शिकायत निवारण प्राधिकरणों GRA के माध्यम से बांध की ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ पुनर्वास की प्रगति की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित किया। 24वां है मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रमुख सचिव 2014 9 SCC 516। न्यायालय ने 1993 और 2009 के बीच कोयला आवंटन को अवैध, मनमाना, अपारदर्शी और किसी भी प्रक्रिया से रहित घोषित किया। 25वां है RK गर्ग बनाम भारत संघ AIR 1976 SC 1559। विशेष वाहक बांड प्रतिरक्षा और अपवाद अधिनियम 1981 की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसमें अवैध रूप से कर चोरी करने वाले व्यक्तियों और कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों के बीच अनुचित वर्गीकरण किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को बरकरार रखा। यह माना गया कि किसी कानून की संवैधानिक वैधता का आकलन करते समय नैतिकता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। 26वां है मोहम्मद हारून बनाम भारत संघ 2013 11 स्केल 675। यह जनहित याचिका मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में हुई सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में थी और इसमें इन दंगों के पीड़ितों की बिगड़ती स्थिति पर जोर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया कि वह भोजन और पानी की आपूर्ति के बिना फंसे सभी लोगों की तत्काल देखभाल करे और केंद्र सरकार के सहयोग से सभी आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए राहत शिविर स्थापित करे। 27वां है अजय बंसल बनाम भारत संघ 2013 7 स्केल 568। यह जनहित याचिका बाढ़ के कारण गंगोत्री नदी और उसके आसपास फंसे लोगों को राहत प्रदान करने से संबंधित थी। सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका का दायरा बढ़ाकर उत्तराखंड राज्य की सभी प्रभावित क्षेत्रों को इसमें शामिल कर लिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी प्रभावित व्यक्तियों को संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा तत्काल राहत प्रदान की जाती रहेगी। जहां भी आवश्यक हो उन्हें भोजन, दवा, पेयजल और ईंधन सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाएंगी। उसके बाद है 28वां हर्षद जे पाबारी बनाम गुजरात राज्य 2013 3 GLR 258। इस जनहित याचिका में HIV एड्स से पीड़ित मरीजों की पहचान उजागर करने वाले जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। मरीजों के माथे पर HIV सेरोपॉजिटिव के लिखा टेप चिपका दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ सहित डॉक्टरों द्वारा HIV एड्स मरीजों के साथ किए जा रहे इस अनुचित भेदभाव को तुरंत समाप्त करने के निर्देश दिए। 29वां है लक्ष्मी बनाम भारत संघ 2013 9 स्केल 290। जनहित याचिका में महिलाओं पर तेजाब हमलों के संबंध में अधिनियम 1919 के तहत कड़े नियमों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब हमले में की पीड़ितों के उचित उपचार, देखभाल और पुनर्वास, उनकी ज़रूरतों और राज्य द्वारा तेजाब पीड़ितों को देय मुआवजा का या तेजाब हमले की पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक अलग कोष बनाने के उपाय सुझाए हैं। 30 है SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1997 3 SCC 433। सर्वोच्च न्यायालय ने बार एसोसिएशन को जनहित याचिकाएं दायर करने का अधिकार दिया। इस मामले में न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को चुनौती देने में उनका वैध हित था। इम्पोर्टेंट केस है। 31वां है महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस की निष्क्रियता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2013 83 ALLTT 559। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस की ओर से अत्यधिक देरी का स्वतः संज्ञान लिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह बयान के बारे में जागरूक रहे, खासकर जब पीड़िता द्वारा घायल अवस्था में दिया गया हो और यदि कोई संज्ञेय अपराध सामने आता है तो उस आधार पर कार्रवाई करे।
तो इस तरीके से रहा आपका। 32वां है PPCL बनाम भारत संघ 1997 3SCC 433। न्यायालय ने माना कि भोजन का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, इसलिए न्यायोचित है। कुपोषण और भूखमरी को रोकने में मदद करना सरकार का सकारात्मक कर्तव्य है। 33वां है बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ 2013 7 स्केल 507। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया कि यदि किसी लापता बच्चे के संबंध में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है तो उसे FIR में बदल दिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए कि अनुवर्ती जांच तुरंत शुरू की जाए। 34वां है दत्ताराज नट्टू जी थावरे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 1 SCC 590। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिकाएं अब विधि प्रशासन में एक महत्वपूर्ण स्थान ले चुकी हैं और कहा कि जनहित याचिकाएं प्रचार या निजी हित याचिका नहीं बननी चाहिए। न्यायालय ने तुच्छ याचिकाएं दायर करने वालों पर अनुकरणीय जुर्माना लगाने की आवश्यकता पर बल दिया है। 35वां है पंजाब स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ बनाम भारत संघ 2013 1 स्केल 383। जनहित याचिका में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की धारा 17 के गैर क्रियान्वयन और उसके उद्देश्यों की पूर्ति में विफलता की शिकायत की गई थी। न्यायालय ने संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु उठाए गए कदमों से न्यायालय को अवगत कराने और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दर्ज मामलों की संख्या, चलाए गए अभियोजन और दोषसिद्धि दर के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। तो इस तरीके से रहा आपका लिंग चयन के लिए प्रतिषेध के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। 36वां है रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस बनाम भारत संघ 2013 7 स्केल 497। यह जनहित याचिका भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने के आसपास के 18 चिन्हित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से संबंधित थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भोपाल नगर पालिका द्वारा ताज़ा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे कार्य के हिस्से की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति होनी चाहिए। 37वां है कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य 2003 6 SCC 1। एक पत्र को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया गया जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण भुखमरी का या कुपोषण से होने वाली मौतों की कई घटनाओं की ओर सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। न्यायालय ने इस मामले में कॉरपोरेट जगत की पोल खोली और बिहार राज्य को भी उत्तरदायी ठहराया। 38वां है नगर पालिका परिषद रतलाम बनाम वर्दी चनन 1980 4 SCC 162। इस मामले में न्यायालय ने एक वार्ड के नागरिकों की इस अधिकारिकता को स्वीकार किया कि वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई करने और शौचालयों के अभाव में खुली नालियों, गड्ढों और सार्वजनिक मल मूत्र त्याग के कारण होने वाले उपद्रव को समाप्त करने के लिए नगर पालिका के खिलाफ निर्देश मांगे। 39वां है जी सुंदरराजन बनाम भारत संघ 2013 7 स्केल 102। कुरनकुलम में बिजली संयंत्र की स्थापना के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की गई थी। न्यायालय ने एक और पारिस्थितिकी और पर्यावरण तथा दूसरी ओर सार्वजनिक उपयोगिता परियोजना के बीच संतुलन बनाए रखने पर बल देते हुए संयंत्र की स्थापना को उचित ठहराया। 40वां है बोधिसत्व गौतम बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती 1996 1 SCC 490 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बलात्कार की शिकार एक महिला को 1000 रुपये की प्रतिमाह का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि हमारे देश में महिलाएं समाज के एक ऐसे वर्ग या समूह से संबंधित हैं जो कई सामाजिक बाधाओं और रुकावटों के कारण वंचित स्थिति में हैं और इसलिए उन पुरुषों के हाथों अत्याचार का शिकार होती हैं जिनके साथ संविधान के तहत उन्हें समाज समान दर्जा प्राप्त है। 41वां है नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन बनाम न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी 2013 14 स्केल 475। नोएडा में भूखंडों के मनमाने आवंटन के बाद इलाहाबाद और दिल्ली उच्च न्यायालयों में बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी के बाद भूमि और भूखंडों के आवंटन और नोएडा के अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की गहन जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका न्यायालय ने सभी संबंधित व्यक्तियों के कारण बताने का निर्देश दिया कि उनके पक्ष में किए गए आवंटन वैकल्पिक आवंटन क्यों न रद्द किए जाएं। 42वां है समाचार आइटम हिंदुस्तान टाइम्स AQ FM
यमुना बनाम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य 1999 5 स्केल 418। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यमुना नदी के प्रदूषण पर समाचार आइटम का स्वतः संज्ञान लिया। केंद्रीय बोर्ड को गाजियाबाद, नोएडा और मोदी नगर शहरों में पर्यावरणीय प्रभाव और विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के कारण प्रदूषण की स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से जांच करने का निर्देश दिया। 43वां सेक्टर 14 रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एवं अन्य बनाम दिल्ली राज्य एवं अन्य AIR 1999 SC 308। दिल्ली क्षेत्र से नोएडा क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों से होकर गुजरने वाले शहादर गाजीपुर नाले के माध्यम से अपशिष्टों के निर्वहन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। 44वां है विंसेंट पनिकुरलांगरा बनाम भारत संघ 1987 SCR 2 468। एक पर्याप्त केंद्रीय नीति के कार्यान्वयन और एक केंद्रीय औषधि मानक प्राधिकरण की स्थापना के लिए निर्देश देने हेतु जनहित याचिका, जिसमें हानिकारक और नुकसानदायक औषधियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु उपयुक्त प्रवर्तन शक्तियाँ हों। निर्णय एक स्वस्थ शरीर सभी मानवीय गतिविधियों का आधार है, इसलिए एक कल्याणकारी राज्य में अच्छे स्वास्थ्य के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण और उन्हें बनाए रखना सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार का एक हिस्सा था। 45वां है ग्रामीण मुकदमेबाजी और पर्यावरण केंद्र देहरादून व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश। ग्रामीण मुकदमेबाजी और पर्यावरण केंद्र देहरादून व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य 1985 2 SCC 431। पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन से जुड़े मुद्दों से संबंधित एक जनहित याचिका, जिसका देश में रहने वाले आम लोगों के कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को समाहित करता है और मानव जाति की स्थायी संपत्तियों को नष्ट नहीं होने दिया जा सकता। 46वां है भारतीय जनता पार्टी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR 2013 कैल 215। जनहित याचिका में पश्चिम बंगाल राज्य की विभिन्न मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को मानदेय देने के पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के निर्णय की वैधता को चुनौती दी गई थी। निर्णय दिया गया कि राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण या समर्थन नहीं दे सकता और दोहराया गया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(1) का उल्लंघन है। 47वां है सोमदेव कपूर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2013 12 स्केल 434। ये जनहित याचिका अस्थायी शराब लाइसेंस को इस आधार पर रद्द करने से संबंधित थी कि अपीलकर्ता के लिए उक्त रेस्टोरेंट में शराब बार चलाना उचित नहीं था, जो धार्मिक स्थलों के आसपास था। पश्चिम बंगाल आबकारी नियम 2003 का नियम 8 किसी भी कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थलों से 1000 फीट के दायरे में आने वाले नए स्थल पर शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस देने पर प्रतिबंध लगाता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया तथा आबकारी विभाग को लाइसेंस का नवीनीकरण न करने का निर्देश दिया। 48वां है खत्री बनाम बिहार राज्य 1981 1 SCC 627। भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी और न्यायालय ने उनकी मदद की। न्यायालय ने जनहित याचिकाओं के क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बहुत स्पष्ट शब्दों में बल दिया और कहा कि न्यायालय को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सबसे अनमोल मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए नए उपाय करने और नए उपाय खोजने के लिए तैयार रहना चाहिए। 49वां है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 4 SCC 286। सर्वोच्च न्यायालय ने एक वकील द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें कानून घायलों को मरने में मदद करता है शीर्षक वाली एक खबर पर प्रकाश डाला गया था। चिकित्सा कानूनी मामलों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने घायल व्यक्तियों के जीवन की रक्षा के लिए उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने की आवश्यकता और इस संबंध में राज्य तथा डॉक्टरों के दायित्वों पर बल दिया है। 50वां है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण 2013 8 ADJ 43 के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान ली गई जनहित याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कार्यालय कार्यरत 355 दैनिक श्रमिकों के नियमितीकरण की वैधता की जांच की गई। उच्च न्यायालय का मानना था कि यद्यपि सेवा संबंधी मामलों में जनहित याचिकाएं कम ही स्वीकार होती हैं, फिर भी वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के कार्यबल से संबंधित एक जटिल समस्या के समाधान हेतु न्यायाधीशों द्वारा स्वयं उच्च न्यायालय के पक्ष को ही ध्यान में रखा गया था। तो इस तरीके से है आपका इम्पोर्टेंट केसेस जो AB के लिए है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए खास है।
वीडियो देखने के लिए अंत तक धन्यवाद।